स्टूडेंट्स, तो फाइनली नीट का पेपर हो चुका है और आपको मैं जानता हूं कि सोल्यूशन अभी तक मिल गए होंगे। कहीं ना कहीं से आपने कोई ना कोई सोल्यूशन देख जरूर लिया होगा, लेकिन अगर हिंदी में पेपर दिया है तो सोल्यूशन भी तो हिंदी में मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सोल्यूशन हिंदी में देखना चाहिए आपको। हम यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में सॉल्यूशन नीट 2020 के पेपर का, जो कि 13 सितंबर को हुआ था। और मेरे पास जो कोड है वो H3 है। अगर आपके पास जो कोड है वो H3 है तो आप इसमें देख सकते हैं। नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम थे, सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको तो आंसर देखना है, आपको आंसर लगाने से मतलब है कि आंसर मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं, हम शुरू करते हैं नीट 2020 13 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसका हिंदी में सॉल्यूशन। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदर्शिक बायसित होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हमारे पास संग्राहक संधि होती है वो अग्रदर्शिक बायसिक नहीं होती, ठीक है। और आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं बाद में, क्योंकि सही आंसर यही है। हम पहले दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों में डोपन सांद्रताएं समान होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर समान होंगी तो ट्रांजिस्टर बनाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर पाएगा फिर, अगर ऐसा है हमारे पास तो हमें क्या देखना है कि उनकी जो डोपन सांद्रताएं वो समान नहीं होनी चाहिए और ना ही उनकी लंबाई समान होती है। सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? कलेक्टर की, जो हमारे पास संग्राहक है। उसके बाद जो लंबाई होती है वो हमारे पास उत्सर्जक की होती है, फिर आधार की होती है। तो हमारे पास 1, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए। जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसमें बेसिक कंडीशन हम ये रखते हैं कि आधार क्षेत्र जो होता है बहुत हल्का डोपित रखा जाता है। सबसे ज्यादा हम डोपित करते हैं किसको? उत्सर्जक को, उसके बाद डोपित करते हैं संग्राहक को। तो हमारा बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10 की पावर मास -7 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? जबकि आपको 1/4πε0 की वैल्यू दे रखी है। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इससे आसान सवाल आ ही नहीं सकता था नीट के अंदर। इससे आसान कोई सवाल आएगा तो इस पेपर में हमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? आप जानते हैं आपके पास कोई फॉर्मूला है? हाँ, हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो हम उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक चालक है, ये गोला है हमारे पास, गोलीय चालक है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और मुझे इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे निकालना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये P पॉइंट है तो आप जानते हो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है KQ/R²। अगर गोलीय चालक आपके पास है तो, ठीक है। आपको वैल्यू सारी दी हुई है, यहां पे मैं लिख लेता हूं। तो K की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 और क्या है? Q की वैल्यू आपको दी है 1.28 कॉमन है, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही है, ये आपको डिवाइड करके देखना ही नहीं है, आपको देखनी है पावर कितनी आ रही है बस। अगर पावर सही से निकाल लेते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पावर क्या आ रही है इसके अंदर? 10 की पावर -5। इसको कैलकुलेट करके देखोगे आप तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जिन लोगों ने सही किया है, बहुत आसान सवाल था, गलत करने की इसके अंदर संभावना होनी ही नहीं चाहिए थी अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की थी तो। यह मानिए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है भाई, आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके अभिदर्शक का व्यास 2 मीटर है के विभेदन की सीमा क्या होगी? यह हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। क्या होगा भाई, क्या होगा? तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। थीटा जो होगा इसके अंदर, जो थीटा मिलता है हमें वो 1.22 λ/d के बराबर आता है, जहां पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य और d इसका व्यास है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू रखनी थी आपको इस फॉर्मूले में। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये सवाल आसानी से कर पाओगे, नहीं आता है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए था। तो 1.22 λ की वैल्यू आप रखोगे, कितनी है? 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, कन्वर्ट करके 10 की पावर -9 लगाना पड़ेगा। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा हमारा 2 मीटर, वो मीटर में दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? देखो मैंने स्टार लगा रखा कहीं पर, 3.66 × 10⁻⁷ रेडियन, जिनको
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबल की विमाएं हैं, प्रतिबल की विमाएं हैं, क्या होती है प्रतिबल की विमाएं? इससे आसान सवाल पूछ सकता था क्या? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, आपके जीवन में से आसान चीज अभी आज तक कुछ नहीं हो सकती। प्रतिबल की विमाएं क्या होती हैं? जो कि F/A की विमाएं के बराबर आती है, ठीक है, जहां पे F बल है और A क्या है? क्षेत्रफल है। F की विमा क्या आती है? m1 L1 T-2। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये भी निकाल सकते हो, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का आप गुणनफल कर दो। और नीचे क्या है अपना एक सेकेंड, नीचे है कहां गया मेरा इरेजर? क्षेत्रफल। तो नीचे क्या आएगा? L स्क्वायर। L स्क्वायर क्या आएगा? L स्क्वायर लिख दो भाई। L स्क्वायर को क्या करोगे? m1 L -1 T-2। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, दूसरा नंबर का ऑप्शन है। ये दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। स्क्रू गेज तो जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा स्क्रू गेज, आपने देखा भी होगा स्क्रू गेज स्कूल वगैरह में। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। तो स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल यानी कि पिच कितना होगा? ये तो बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर फॉर्मूला आपको याद है या बिल्कुल आपको समझ में भी आता है कि आप किस तरह से चूड़ी अंतराल निकालते हो, चूड़ी अंतराल का मतलब क्या होता है, या अल्पतमांक का मतलब क्या होता है, उसे आप निकाल सकते हो। तो आप जानते हो कि जो अल्पतमांक होगा इसका, वो किसके बराबर होगा? वो चूड़ी अंतराल यानी कि पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग हैं उसके बराबर होगा। तो मैं इसको n लिख देता हूं, ठीक है, इतना लंबा लिखने से बेटर मैं इसको n लिख देता हूं। तो अल्पतमांक कितना दिया है हमें? अल्पतमांक कितना दिया है? 0.01 mm। और ये कितना है? चूड़ी अंतराल। ये तो हमको निकालना है, मैं इसको पिच लिख देता हूं P, और नीचे n कितना है? 50 भाग। तो पिच कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.01 इंटू 50, 0.01 इंटू 50। कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपके पास ऐसा 0.5 mm जैसा? 0.5 mm जैसा एक ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा सही जवाब भी है, ठीक है। चलिए मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 केजी और 6 केजी द्रव्यमान के 2 पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया है, ठीक है भाई। ये डोरी किसी घर्षण रहित घिरनी से गुजरती है। और आरेख देखिए, देख लेते हैं हमारे। गुरुत्वीय त्वरण G के पदों में इस निकाय का त्वरण है, कितना होगा इसका त्वरण? तो ये तो अगर आपसे पूछना था कि मैकेनिक्स में, तो बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। लेकिन ये देखो सवाल पूछा क्या गया, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान इस पेपर में सवाल पूछा ही नहीं जा सकता था। आपसे पूछा है कि इस निकाय का त्वरण क्या होगा। सबसे बेसिक जो आपको चीज सिखाई जाती है, सबसे पहले यही सिखाया जाता है। जब आप देखते हो, आप पढ़ते हो, जो गतिकी पढ़ते हो, बल गतिकी पढ़ते हो, उसमें यही सिखाया जाता है आपको इसका, इस निकाय का त्वरण कैसे निकालेगा। इस निकाय का त्वरण जो होगा वो क्या होगा? कितना इसको फोर्स बल चला रहा है, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा तो 6G - 4G इतना बल इसको चलाएगा। ये जो बल चाहिए हमें चलाने के लिए, ये बल जो उसको चला रहा है वो हो जाएगा बटे इसका कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना होगा? 4 + 6। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया मेरे पास आंसर? 2G/10 यानी कि G/5। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या आपको? कोई ऑप्शन ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है। मेरे वाले कोड में ऑप्शन नंबर 1 है, आपके वाले कोड में कुछ और होगा, आपको बस चेक करना। अगर G/5 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल 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 ही सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विराम अवस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य इतनी 1.227 10⁻² नैनोमीटर है तो विभवांतर कितना होगा, यह आपको पता करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा ये तरंग दैर्घ्य जो होती है इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, लैम्डा बराबर 12.27 बटे रूट वी कहां है? वी क्या है? यहां पे विभवांतर है। वी क्या है? विभवांतर है। और यही हमको निकालना है। और ये तब होता है जब हमारे पास लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉन्ग में मिलता है। आंसर किसमें मिलता है? हमें एंगस्ट्रॉन्ग में मिलता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा यहां से लिखना पड़ेगा कि जो वी मुझे मिलने वाला है, यहां से √V जो मिलने वाला है मुझे, यहां से वो कितना मिलने वाला है? 2.27
इंटू 10 की घात -10। क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में था तो एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलूंगा, मीटर में बदल दिया, 10 की घात -10 लगा दिया। अगर 10 की घात -10 लगा दिया तो और नीचे नीचे हम क्या लिखूंगा, लैम्डा लिखूंगा। लैम्डा क्या कितना मुझे मान दिया हुआ है, 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर। नैनोमीटर में दिया, इस चीज का ध्यान रखना है। 1.227 इंटू 10 की घात -2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर के लिए क्या करूं, 10 की घात -9 भी आगे लगाना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा इसका, आप देख सकते हो कि यहां पे बचेगा 10 की घात 2। 10 की घात 2 कि एक रूट v का मेरे पास मान आया है, तो v का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, v का मान आ जाएगा 10 की घात 2 का भी स्क्वायर 10 का, तो हो जाएगा 10 की घात 4। ये मुझे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अंतरिक्ष के 0.2 मीटर किसी निश्चित विभव 5 वोल्ट विद्युत क्षेत्र को आप कैसे लिखते हो, E बराबर -dv बटे dr। दूरी के साथ किस तरह से बदलता है, अगर दूरी के साथ विभवांतर बदल रहा है तो वो क्या बताता है हमें, विद्युत क्षेत्र बताता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि विभवांतर तो बदल ही नहीं रहा है, वो तो कितना है, नियत है। क्या है, नियत है। उसकी वैल्यू क्या है, कितना मान है उसका, उसका परिमाण क्या है, वो है 5 वोल्ट। तो आप यहां पे 5 रख दोगे तो कितना आएगा, d बटे dr किसका, 5 का, और नियतांक का जब आप अवकलन करते हो तो क्या मिलता है, 0। तो यहां पर इस क्षेत्र में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल 0। कोई विद्युत क्षेत्र इसके अंदर नहीं होगा, तो यह हमें मिल गया है। यहां पर हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल है 0 लिखा है यहां पर, तो 0 हमारा यहां पर उत्तर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं, किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल दाब और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, भरी है। तो इसका घनत्व कितना होगा, इसका घनत्व हमको बताना है, इसका घनत्व हमको निकालना है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड एक एक क्वेश्चन जो इसके अंदर आया है अभी तक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आया है। बिल्कुल अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PM0 बराबर रो आर टी। ठीक है, यहां पर रो क्या है, घनत्व है, यही हमको निकालना है। तो रो कितना हो जाएगा, PM0 बटे आर टी, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। P कितना दिया है मुझे, 249 किलो पास्कल। 249 किलो पास्कल यानी कि 249 इंटू 10 की घात 3, ये मुझे मिल गया पास्कल में। ठीक है, और M0 क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का M0 कितना होता है, 2। हाइड्रोजन का M0 कितना होता है, 2 बटे आर टी। आर की देखो मुझे आर की वैल्यू दी है, यहां पे आर का मान दिया है 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, और मुझे टी दिया है कितना, कितना तापमान दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसको आप हल करोगे ना, इसको आप हल करोगे तो ऐसे कर ही लिया होगा आपने, और इसको हल करोगे तो 0.2 kg प्रति मीटर क्यूब आएगा। इसमें ध्यान रखना है, ये 2 है, ये ग्राम में है, इसके लिए मुझे 10 की घात -3 भी इसके साथ लगाना पड़ेगा, तब इसका मेरा आंसर मिल जाएगा। वो केजी में दिया हुआ है तो 0.2 इंटू 10 kg मीटर प्रति क्यूब इसका मुझे घनत्व मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, चलो अब थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्या, थोड़ा और तेज चलें। किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको आपको रटना है। अगर आपको रटा हुआ होता है ये फॉर्मूला तो आप सीधे सीधे आंसर लगा सकते थे, और नहीं आता तो आपको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन इसके अंदर बचा नहीं था। अगर आपको आंसर याद है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप जानते हो कि ये जो माध्य व्यास होता है वो 1/√2 n πd² के बराबर हो सकता है। अब अगर इसके अंदर आप ये चेक कर सकते थे, अगर सारे अलग अलग हैं जैसे आप देख सकते हो, तो एक बार आप इनका डायमेंशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर इसके अंदर, डायरेक्ट नंबर इसके अंदर आपको मिल जाते। कोई दिमाग लगाने वाली चीज उसके अंदर थी नहीं। 11वां देखिए, किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है। कुछ समय पश्चात ये गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अरे भाई, गतिकी से ऐसा सवाल गतिकी से पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एनटी ने पूछा। क्यों? क्योंकि आप परेशान थे कोविड की वजह से और आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए आपसे सवाल पूछा गया। आप बोलोगे कि h जो होगा वो v² - u² बटे 2g के बराबर आएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? तो v² क्या है, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 10। जी की वैल्यू भी दी है आपको 10। ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं करवा रहे हैं आपसे ज्यादा। तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 20, ये आंसर देखो, ये आएगा 300 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 300 मीटर। बहुत ही अच्छी बात है, तो इससे आसान सवाल
गति की पे नहीं पूछा जा सकता था। अगला सवाल देखते हैं, दर्शाए गए तर्क प्रतिपद के लिए सत्यमान सारणी है। ठीक है, ये हमको निकालना है कि इसमें सत्यमान सारणी कौन सी है। आपको 4 सारणी दी है, इनमें से कौन सत्यमान सारणी है। चलो इसको देखो, ये क्या क्या दिया है मुझे। ये ए है, यहां से निकलेगा, नॉट से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ए जो है अगर नॉट से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, नॉट, ये नॉट गेट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ठीक है। और आप जानते हो कि ये जो होता है ये ए डॉट बी के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अगर ए है और बी है तो उनकी जो सत्यापन सारणी आएगी, सत्यमान सारणी आएगी, वो इस प्रकार से बनेगी। अब आपने क्या क्या ऑप्शन में लिया है, ए को पहले 0 लिया है, बी को पहले 0 लिया है, तो ए को 0 फिर बी को 0, तो ए बी कितना आएगा, 0 आएगा। सीधी सी बात। अगले पेज पे देखें हमें ऑप्शन दिए है क्या, बिल्कुल इसके अंदर हमें तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और आसान सवाल, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि सवाल के अंदर अगर आपको गेट नहीं पहचान में आते हैं या कुछ आप गड़बड़ कर देते हो तो गलत हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी गलत होने का चांस बहुत कम है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी के लिए किस बिंदु पर विद्युत विभव होगा। फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, अगर फॉर्मूला आपको याद है, आपको समझ में आ रहा है, आपने फॉर्मूला याद किया था, तो बिल्कुल आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। इसके अंदर बोल रहा है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूं पी वेक्टर, जिसका मुझे मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 16 × 10⁻⁹ घात, 16 × 10⁻⁹, है ना, ये मुझे दिया है। और इससे 60 डिग्री के किसी अक्ष पर, ऐसे इस अक्ष पे मुझे पता करना है कि कितनी दूरी पर है, 0.6 मीटर दूरी पर कोई बिंदु अगर है, ये पी बिंदु में मान लेता हूं, यहां पर विद्युत विभव कितना होगा, यहां पर विद्युत विभव कितना होगा। आप जानते हो विद्युत विभव जो होता है वो kp cos थीटा बटे r² के बराबर आता है। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो जल्दी से कर पाओगे, नहीं याद है तो चलिए देखते हैं। तो k की वैल्यू क्या दी है आपको, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 ये बोल रखा है आपको। p कितना दिया है, p भी दिया है 16 × 10⁻⁹, 16 × 10⁻⁹, ठीक है भाई। cos थीटा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, अच्छा। और नीचे क्या बचा, r यानी कि 0.6, 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.6 गुणा 0.6, ओहो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 10⁻9, 10⁻⁻9 तो ऐसे ही चले गए। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा हमारे पास, है ना। ये कितना बचा, 72, और नीचे बटा 36, और ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लिया हमने, 200 वोल्ट आ गया। 200 वोल्ट कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, बिल्कुल नंबर 4 ऑप्शन जो है हमारे पास 200 वोल्ट का है, और यही हमारा सही आंसर भी है। ठीक है, 3 स्टेप लगे इसके अंदर, लेकिन 3 स्टेप लगे, लेकिन बहुत आसान सवाल था ये भी। चलो नेक्स्ट चले। त्रिज्या r का कोई कोशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई h तक चढ़ गया है। कोशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2r की कोई अन्य कोशिका नली जल में डूबी है। ठीक है, एक कोशिका है, उसके बारे में पहले पूरा हमें इंफॉर्मेशन दिया है, बाद में दूसरी कोशिका की बात की है, वो भी जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान कितना होगा, ये हमको बताना है। चलो द्रव्यमान की इसके अंदर बात हो रही है, द्रव्यमान हमें देखना पड़ेगा। द्रव्यमान किस प्रकार से करते हैं, मान लो ये कोशिका है हमारी, ठीक है, इस प्रकार से है, और ये यहां तक भरी है, और इसकी जो त्रिज्या है ये उसको मान लेते हैं क्या है, r। ये इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और इसकी जो ऊंचाई है वो है h। ठीक है, ये हमने मान लिया है। तो द्रव्यमान कितना होगा इसके अंदर, इसके अंदर का द्रव्यमान कहूं तो इसके अंदर द्रव्यमान कितना होगा, इसके अंदर द्रव्यमान होगा m बराबर h। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़, इरेजर का हो, और ये हमारा पेन वापस लाओ। घनत्व और आयतन का गुणनफल। ठीक है, तो m कितना होगा, रो इंटू वी, तो रो कितना है, रो है, और v कितना है, पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला आ गया। ऐसे वाले कंडीशन में अगर हमें ऐसा दिया है कि इतना जल भरा हुआ है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो कि h जो होता है, कितनी ऊंचाई वो चढ़ता है कोशिका में, वो इस फॉर्मूले से हमें पता है ना।
इस फॉर्मूले से हमें पता है। और यहां से आप कह सकते हो H जो R है, H और R जो है वो व्युत्क्रम अनुपाती है। कैसे हैं? व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक है, अब इसमें आप मान लो अगर पहला अगर H1 और R1 है, तो पहला अगर H1 और R1 है, पहले वाले केस में H1 इसकी ऊंचाई है और R1 इसका त्रिज्या है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं अगर R को दुगना कर दिया जाए, R को दुगना कर दिया जाए तो H जो है वो आधा हो जाएगा, H जो है वो आधा हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि H2 जो होगा वो H1 का आधा होगा अगर R1 जो है वो R2 जो है वो R1 का डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, अब हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार बन गई कि यहां पर जो है वो ये हो गया है H1 बटे 2 और जो हमारे पास त्रिज्या है वो हो गई है 2R1। कितनी हो गई है? 2R1। अब अगर आपको द्रव्यमान पूछा जाए तो कितना बताओगे आप बोलोगे अब जो द्रव्यमान आएगा, मान लो इसको बोल देता हूं मैं M2, इसको बोल देता हूं M1, तो वो कितना होगा? रो इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। हाँ के ना? होगा कि नहीं होगा? आप बोल सकते हो कि M2 बटे M1 जो होगा, M2 बटे M1 जो होगा वो कितना आएगा? मैं इसको H1 के रूप में अब रख देता हूं, रो इंटू पाई R1 यानी कि 2R1 का स्क्वायर और H1 की H2 की जगह H1 बटे 2 और नीचे क्या आएगा? रो इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, सब इसके अंदर से कट जाएगा और आपको जो मिलेगा M2 बराबर मिलेगा 2M1। कितना मिलेगा? M2 बराबर 2M1। और M1 का मान कितना दिया है हमें? 5 ग्राम इसका मान दिया है, तो M2 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 ग्राम। और यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने थोड़ा सा समय लगा सॉल्व करने में, बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम अंदर हमें समय लग सकता हो सॉल्व के अंदर का। हमें फॉर्मूले वगैरह सब याद है, तो इसके अंदर हमें सोचना पड़ा। बाकी क्वेश्चन के अंदर का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन करने को मिल रही है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप के साथ प्रतिरोधकता रो के विचरण को निरूपित करता है? किसके साथ निरूपित करता है ये देखते हैं। कौन सा ग्राफ इसके अंदर करता है? तो इसके अंदर आपको अगर आपको याद है तो आप इसको कर सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये शो करता है, ये दर्शाता है कि प्रतिरोधकता और ताप किस प्रकार से ताप के साथ प्रतिरोधकता किस प्रकार से बदलती है। तो इस प्रकार से बदलती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो टेम्परेचर है अगर ये हम केल्विन में ले लें, अगर हमारे पास ये केल्विन में दिया हो टेम्परेचर, तो आप देख सकते हो कि 0 डिग्री के नीचे जब हम जाते हैं, 0 डिग्री के हम नीचे जब जाते हैं तो जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ रैखिक रूप में नहीं बदलती है, वो बिल्कुल जो हमारे पास कर्व आता है वो कुछ इस प्रकार का कर्व आता है। तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? यह बोल रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदान का अनुपात होता है, बराबर अनुपात होता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर अनुपात होता है। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, तो उनका अनुपात क्या आएगा? उनका अनुपात 1:1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो 1:1 इसका अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन तक, मतलब इसके अंदर अगर आपको नहीं पता है, आपने सिर्फ एक बार सुना भी है ईएम वेव के बारे में, तो भी आप उसको बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिनालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस परिनालिका के क्षेत्र केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो हमें पता है बी जो होता है वो म्यू0 एनआई के बराबर आता है। म्यू0 एनआई के बराबर आता है। यहां पर एन क्या है? एन यहां पर छोटा एन क्या है? ये है जितने इसके अंदर इसके कितने फेरे हैं, जितने फेरे हैं और इसकी लंबाई से इसको हम अगर भाग कर दें तो हमें छोटा एन मिल जाता है। तो कितने फेरे हैं इसके अंदर? 100। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसके अंदर? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसको हम कर देते हैं 10 की घात -2 से गुणा, क्योंकि हमको इसको मीटर में बदलना है। हमने मीटर में बदल दिया इसको, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये कटेगा 2 से और ये कितना हो जाएगा? 200। कितने फेरे हैं? 200 फेरे। 200 फेरे प्रति मीटर लंबाई में। ओहो, तो ये देखो म्यू0 की वैल्यू क्या है? 4 पाई × 10 की पावर -7 और n की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई? 200। और आई धारा कितनी दी है हमें? 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो ये 2.5 एम्पियर हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर पाई की वैल्यू रख दो, तो 4 × 3 3.14 × 200 × 2.5 × 10 की घात -7। इसको आप सॉल्व करो, कितना मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर 3 6.28 × 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
एक और फॉर्मूला बेस्ड सवाल बस, ठीक है। तीसरा अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? कौन सा मॉडल इनमें से कौन है जिसके अंदर बोर मॉडल वैध नहीं है? बोर मॉडल सिर्फ उसके लिए वैध होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज आप अच्छे से जानते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो वैध है, अगर नहीं है तो वो वैध नहीं है उसके लिए। तो किस किस में नहीं है? ड्यूट्रॉन परमाणु में हाँ इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक आयतीय हीलियम परमाणु में He+ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बची बात नियॉन की, तो नियॉन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए ये वैध नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही सही हो जाएगा, ठीक है। ये हुई बात थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की। अगला देखते हैं, किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा है, किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक क्या ऊर्जा है? क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा कितनी है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? E बराबर डेल्टा mc², ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर एक और फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो 0.5 ग्राम यानी कि 0.5 इंटू 10 की घात -3 एक आ गया हमारा किसमें? केजी में, किलोग्राम में। और सी की वैल्यू क्या होती है? सी का मान क्या होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा आपको? 4.5 इंटू 10 की घात 13 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप का सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर का मान क्या आएगा? ठीक है, एक तो आप इसको कर सकते हो कि आप इसको हल करो, हल करके जो आपका जवाब आ रहा है वो देखो, और उसमें देखो कि कितना आपके पास जो सार्थक अंक हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है, आप इसके ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो कि आप ये देखो कि आपके पास जो जवाब आ रहा है उसके अंदर कितने सार्थक अंक होने चाहिए जो कि कम है। अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो जिसमें सार्थक अंक कम होते हैं हम जवाब में वही लेते हैं। तो पॉइंट के बाद देखेंगे तो पॉइंट के बाद इसके अंदर 2 सार्थक अंक हैं, इसके अंदर 4 सार्थक अंक हैं, तो हमारे जवाब में 2 सार्थक अंक ही आने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 2 सार्थक अंक आ रहे हैं? वो है ऑप्शन नंबर 4, इसके अंदर 2 सार्थक अंक आ रहे हैं, बाकी किसी में भी 2 सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा जवाब बिल्कुल आसानी से। चलो अगला देखते हैं। देख, किसी गिटार के समान पदार्थ से की बनी 2 डोरियां ए और बी के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मेल खा रहे हैं, ठीक है भाई, और 6 हर्ट्ज की आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं, बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे तो विस्पंद उत्पन्न करेंगे। जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है, ठीक है। तनाव कम कर देंगे तो बी आवृत्ति बढ़ेगी, 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 हर्ट्ज है तो बी की मूल आवृत्ति कितनी होगी, हमको बताना है। तो भैया देखो इसके अंदर क्या क्या दिया है, हमें दिया है इसके अंदर FA कितना है, FA दिया है हमें ए की बीट, इसको बोला है बी, दिया है हमें बी कितना दिया है, बी दिया है, पता करना है कितना है। अच्छा, हमें दिया है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 6 हर्ट्ज के बराबर है। ये कितना है? 6 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। इनका अंतर 6 हर्ट्ज के बराबर है। तो FB जो है वो FA से या तो 6 कम हो या 6 ज्यादा हो, यही हो सकता है। दोनों में एक यही केस बन सकता है। अगर ऐसा है तो या तो 6 कम हो या 6 ज्यादा हो, तो हमें FB जो मिल जाएगा वो FB क्या क्या हो सकता है? FB के मेरे पास 2 मान आ सकते हैं, 536 या तो 536 या 524, या तो 536 या 524, दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे हमें, 536 भी और 524 भी है। तो इसमें से कौन सा सही है हमें ये देखना पड़ेगा। अब कैसे देखेंगे उसको किस प्रकार देखेंगे? जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, बी में तनाव को कम कर देंगे तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है, ठीक है। बी में जब हम तनाव को कम करेंगे तो विस्पंद आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 7 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज से बढ़कर कितनी हो जाती है? 7 हर्ट्ज हो जाती है। तो ऐसा, और यदि ए की आवृत्ति तो बी की मूल आवृत्ति, तो ऐसा किसमें हो सकता है? इन दोनों में से किसमें हो सकता है कि विस्पंद आवृत्ति 7 हर्ट्ज हो जाए बढ़कर? अगर इसको हम बी में टेंशन कम करते हैं तो बी में अगर हमने टेंशन कम करी है तो FB भी कम होगा और बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो सिर्फ 524 हर्ट्ज में ही हो सकता है, 524 से 536 हर्ट्ज में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जवाब क्या होगा इसके अंदर? 524 हर्ट्ज हमारा इसका अंदर जवाब आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचने वाला सवाल, लेकिन ठीक है, इतना तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी AC वोल्टा स्रोत के संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है तो धारा की और वोल्टा के बीच π/3 का कलांतर होता है, ओके। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटाते हैं तो भी धारा और वोल्टा के बीच कलांतर π/3 ही रहता है, ठीक है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? हमसे इसका शक्ति गुणांक पूछा है, ठीक है। हमारे पास ऐसा था, पहले तो हमें LCR सर्किट बनाया था। इस LCR सर्किट में हमारे पास कुछ इस प्रकार था, है ना। जब हमने पहले किसको हटाया? पहले हमने L को हटा लिया। जब हमने L को हटा लिया
तो हमारे पास जो एंगल आया इसका जो एंगल आया हमारे पास वो आया π/3। कितना एंगल आया? π/3। π/3 कितना एंगल आया? π/3। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि tan π/3 जो होगा, tan π/3 जो होगा वो XL/R के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहां से XL कितना आ जाएगा मेरे पास? ये π/3 कितना, और R√3। XL कितना आ गया? R√3। ये XC है, XC है। XC कितना आ गया मेरे पास? R√3। अच्छा, आगे बात करते हैं। जब हमने किसको हटाया? C को हटाया। जब हमने C को हटाया तो किस प्रकार से होगा? जब हमने C को हटाया तो किस प्रकार होगा? हमारे पास ये बचेगा, इधर XL और इधर R, ठीक है, और ये इस प्रकार इसका कलांतर आएगा। और यहां से हमें कितना मिलेगा? यहां से देखोगे आप tan π/3 कितना मिलेगा? यहां से भी हमें XL जो है वो R√3 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, XL जो है मैं यहां से R√3 मिल जाएगा। बिल्कुल सेम इक्वेशन ऐसी बनने वाली है। अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ऐसा था तो यहां पर हमें XL कितना मिल जाता था? R√3। XL कितना मिल गया? R√3। और XC भी कितना मिल गया हमें? R√3, है ना? ये भी R√3 और ये भी R√3। तो यहां से हमें क्या मिला? XL जो है वो XC के बराबर आएगा, ठीक है। और XL XC के बराबर है तो Z जो है वो R के बराबर आ जाएगा। Z क्या होता है? रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो Z अगर R के बराबर है तो ये कैसा एक सर्किट बन जाएगा? कैसा हमारे पास परिपथ मिलेगा? सिर्फ ये एक रेजिस्टिव सर्किट तरह काम करेगा। और इसके अंदर I और V का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। और पावर फैक्टर जो हम बोलेंगे वो होगा cos phi, यानी कि cos 0 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो हमारा जवाब क्या होगा इसके अंदर? 1, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला यहां पर? 1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? R1 और R2 त्रिज्याओं, R1 जो है वो 1.5 R2 के बराबर है कि 2 कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल्टा के हम क्या मान लेते हैं कि 2 गोले हैं R1 और R2 त्रिज्याओं के, कॉपर के हैं, ठीक है। कॉपर के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों समान ही है। और ताप 1 केल्विन की वृद्धि कर रहे हैं हम इसके अंदर, डेल्टा टी से बराबर दोनों के, दोनों के लिए 1 केल्विन। आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है। आवश्यक ऊष्मा मतलब हमें ऊष्माओं का वो निकालना है, कितना अनुपात होगा। तो हम बोल देते हैं Q1 जो है वो M1S डेल्टा टी है, ठीक है, R1 त्रिज्या वाले के लिए। और Q2 जो है वो M2S डेल्टा टी है। डेल्टा टी मैंने बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों के अंदर 1 डिग्री का ही हमें वृद्धि करनी है। तो Q2/Q1 क्या आ जाएगा? Q2/Q1 क्या आएगा? लिख लो, Q2/Q1 आएगा M2/M1। सीधी सी बात, M2/M1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? M2 को रो गुणा किसका? ये हमारे पास कॉपर के ठोस गोले हैं, और गोला है तो गोले का आयतन कैसे लिखूंगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब बटे रो इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 का क्यूब। सब कट जाना, यहां से सब कट जाना। यहां से सिर्फ क्या बचेगा? R2/R1 का क्यूब, R2/R1 का क्यूब। अब देखो R2 R1 का मुझे संबंध दिया है। R2 जो है वो है 1.5 R1, ठीक है। R2 की जगह मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? 1.5R1 का क्यूब, ठीक है। कितना बचा? 3/2 का क्यूब। तो 3/2 का क्यूब क्या आएगा? 3/2 का क्यूब क्या आएगा? 27/8। कितना आएगा? 27/8। क्या बोला? R2 जो है वो 1.5R1 के बराबर है, तो 27/8 का रेशियो आएगा। क्या लिखा है? R1 बड़े, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। यहां पे R2 जो है वो 1.5R1 के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 27/8। तो 27/8 जो हमारा आंसर है। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई हो आपको ये क्वेश्चन सही करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरापष्ट के लिए ब्रूस्टर कोण IB क्या होना चाहिए? ब्रूस्टर कोण IB क्या होना चाहिए? तो ब्रूस्टर कोण IB निकालने के लिए देख लेते हैं ब्रूस्टर कोण IB कैसे निकलेगा। हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार से इस हमारे अंतरापष्ट पर ऐसे आ रही है कोई रेखा, और ये अगर एंगल IB है तो ये भी IB होगा, बिल्कुल IB होगा। और इसके बीच में जो कोण होगा, इन दोनों
रेखाओं के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तभी हम ब्रूस्टर एंगल को डिफाइन करते हैं, तभी हम ब्रूस्टर एंगल को परिभाषित कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ब्रूस्टर एंगल होता है वो म्यू बराबर 10 IB होता है, म्यू बराबर 10 IB होता है। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि IB जो होगा वो 10 इनवर्स म्यू के बराबर आ सकता है, जहां पर म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो और म्यू जो है वो म्यू हमेशा ही 1 से बड़ा आता है, म्यू हमेशा ही 1 से बड़ा आना चाहिए। ओके, सही बात है। तो IB जो होगा वो 10 इनवर्स ऐसी कोई भी थीटा जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए, है ना। म्यू जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या गलत लिख दिया इसके अंदर, ऐसा कोई भी म्यू जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तभी होगा जब एंगल जो हो वो 45 डिग्री से बड़ा हो, IB जो हो वो 45 डिग्री से बड़ा हो। अगर 45 डिग्री से IB बड़ा आ रहा है तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास जिसमें 45 डिग्री से बड़े का ऑप्शन हो? उसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें 45 से 90 के बीच में बोल रहा है, 45 से बड़ा हमारा एंगल आ रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। समान धारिता के 2 सिलेंडर A और B एक दूसरे किसी स्टॉप कॉक के हेतु जुड़े हैं। ठीक है, A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है, बिल्कुल भरी है। B पूर्णतः निर्वातित है, समस्त निकाय उष्मेरोधित है। स्टॉप कॉक का अचानक खोल दिए जाने पर यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? ये प्रक्रिया कौन सी होगी? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है समतापी और दूसरा है रुद्धोष्म। पहला है समायती समदाबी, ये तो नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, समदाबी और उसमें दाब भी बदलेगा और आयत भी बदलेगी। और समतापी और रुद्धोष्म होगी कि नहीं होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि इसके अंदर किस प्रकार से होता है, जब भी हम एकदम से स्टॉप को हटाते हैं या किसी चीज को खोलते हैं, जैसे कि आप टायर की बात करते हो, टायर में से जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, वो उस निकाय के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये प्रक्रिया होती है या तो आइसोथर्मल होती है या एडियाबैटिक होती है, या समतापी होती है या रुद्धोष्म होती है। तो इसके 2 जवाब, थोड़ी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर कि कौन सा सही है इसके अंदर। देखते हैं एनटीए क्या वेबसाइट निकालता, क्या की निकालता है हमारे लिए, और हम उस हिसाब से बता पाएंगे कौन सा जवाब सही है। फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये दोनों ही जवाब सही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम इसके अंदर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पियर मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता क्या होगी, यह हमको बताना है। पारगम्यता पता करनी है हमें। पारगम्यता क्या होगी? तो पारगम्यता क्या होती है? म्यू होती है। म्यू किसके बराबर होता है? म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर के बराबर। किसके बराबर? म्यू नॉट म्यू आर के बराबर। म्यू नॉट की वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है, हमें याद रख रखी है और उसने दे भी रखी है। और अगर ये है, और म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस काई के बराबर आता है। ठीक है, 1 प्लस काई के बराबर आता है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो म्यू क्या हो गया? म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 की घात -7, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 और 1 प्लस इसकी वैल्यू दी है मुझे काई की 599, यानी कितना हो गया? म्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 600, तो कितना हो गया? 24 पाई इंटू 10 की घात -7। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? ऐसा कुछ ऑप्शन है? ऐसा कुछ ऑप्शन बिल्कुल है। 2.4 10 की घात -4 करके उसने लिख रखा है उसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके अंदर आप बदल सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है कि धारिता 6 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफेरेड हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? ठीक है, हमसे बोला है कि अगर हवा में है या क्या बोला है कि वायु भरी है, तो वायु में अगर है तो 6 माइक्रोफेरेड है। अगर हम कोई माध्यम भर देते हैं तो 30 हो जाती है। तो यानी कि हवा में हमें कितना दे रहा है? सी ये दे रहा है हमें 6 माइक्रोफेरेड। 6 तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दी है इन्होंने, 6 होना नहीं चाहिए क्योंकि हवा के अंदर ज्यादा होता है और माध्यम में कम होता है, तो मेरे हिसाब से 60 होना चाहिए। ठीक है, ये 60 अगर अभी देख लेते हैं हम। और इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? माध्यम में हमें दिया है 30। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो मीडियम में होगा या माध्यम में होगा, जो माध्यम में होगा हमारे पास वो के को गुणा करो आप हवा वाले से। बार बार मैंने फिर से उसको इंग्लिश में लिख दिया है, इसको हटा देता हूं। ये वायु,
ठीक है, तो माध्यम में कितना है हमारे पास 30 और ये K और वायु में कितना है 6, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, मैंने उल्टा बोला, माध्यम में बढ़ जाता है और वायु में कम रहता है। तो K कितना आया हमारे पास, K आ गया हमारे पास 5, कितना आ गया 5, यहां से हमें मिल गया K कितना मिल गया 5, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एप्सिलम हमें निकालना है, जो परावैद्युतांक हमको निकालना है, ये K और एप्सिलम नॉट के गुणांक के बराबर आएगा। तो 5 इंटू कितना है, एप्सिलम नॉट हमें दिया है 8.55 इंटू 10 की घात -12, इसको आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में लगा रखा है 0.44 10 की घात -2, ये आपका आंसर होगा। ये आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है, ये आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10 की घात -10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग 7.5 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी मीटर स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर प्रति सेकंड में गतिशीलता क्या होगी? इसकी गतिशीलता हमको पता करने को बोला गया है। कुछ नहीं है, गतिशीलता का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, गतिशीलता का फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। क्या क्या दिया है आपको, 7.5 इंटू 10 की घात -4, ये आपको दिया है इसकी तीव्रता वेग, और इसकी तीव्रता दी है 3 इंटू 10 की घात -10 वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात 6, 2.5 इंटू 10 की घात 6। ये बहुत आसान सवाल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलो ये देखा, नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है, ये आपको वर्ण कोड दिया है, पीला, बैंगनी, भूरा, सुनहरा, और तो इनके हिसाब से इसके प्रतिरोध और सहायता के मान क्रमशः कितने कितने होंगे। अच्छा, एक दिया है पीला, पीला दिया है तो आपको याद होगा बी रो है वो करके हम निकालते हैं, तो उसके हिसाब से क्या आने वाला है, पीला है तो पीले में आएगा ये 4, है ना, बैंगनी में आएगा 7, और भूरे में आएगा 10 की घात 1, और सुनहरे में आएगा 5%। ठीक है, मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो आपको बीबी रॉय याद होगा, आपको उस से आपने कर लिया होगा। इसको आप देखोगे 470 और 5% किसकी सहायता होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये आपका आंसर आएगा। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 2, 470 ओम 5% किसकी सहायता। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं। कौन कौन से इनमें से ऐसे ठोस हैं जिनका जो प्रतिरोध गुणांक आता है, ताप गुणांक आता है, वो ऋणात्मक होता है? तो हम जानते हैं, ये बिल्कुल थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी, अगर आपको याद है तो ये आप कर पाओगे, नहीं याद है तो आपको नहीं कर सकते इस सवाल को। तो वो होते हैं हमारे पास रोधी और अर्धचालक। रोधी और अर्धचालक ऐसे हमारे पास ठोस होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जिनका जो ताप गुणांक आता है वो ऋणात्मक ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड पर भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? आपको बताना है कि इसके पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा जब हम इसको कितनी हाइट पर ले जाएं, कितनी ऊंचाई पर ले जाएं, r/2 ऊंचाई पर ले जाएं। तो हम बोलते हैं कि g जो होता है वो ऊंचाई के साथ कैसे बदलता है, g/1 + h/r का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां पर h क्या है हमारे पास, यहां पर h है हमारे पास r/2, तो हम रखते हैं 1 + r/2 बटे r का स्क्वायर। तो मुझे मिल जाएगा यहां से कितना, g बटे इसको सॉल्व करता हूं, 1 + 1/2 3/2, 3/2 4g/9, 4g/9। ठीक है, अब यहां पर अगर m होता, यहां पर m होता है तो यहां भी m लगा देते, यहां भी m लगा देते, और यहां भी m लगा देते, तो हमें क्या मिल जाता, 4/9 mg। और mg का मुझे मान दिया है, mg का मान कितना दिया है, 72 न्यूटन। तो यहां पे 72 न्यूटन लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। कितना आंसर आएगा, 32 न्यूटन। तो r/2 ऊंचाई पर कितना इसका हमें मिलेगा, क्या पूछा है इसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, 72 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 माइक्रोफैराड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान लगभग कितना आने वाला है, ये आपको चेक करना है। देखो इसके अंदर क्या क्या दिया है, हमें पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है इसके अंदर, हमें 40 माइक्रोफैराड का दिया है, सी दिया है 40 माइक्रोफैराड, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हाँ काम आ जाएगा हमारे। और क्या दिया है हमारे पास, हमें दिया है VRMS हमें दिया हुआ है, VRMS कितना आ जाएगा, मुझे 200 वोल्ट दिया है, और इसका क्या है, F दिया है मुझे 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज मेरे को पता है, ये चीजें मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इसके अंदर वर्ग धारा मूल RMS मान किसका, धारा का निकालना है। तो IRMS मुझे पता करना है, इसके अंदर IRMS क्या होना चाहिए, कितना आएगा। तो मैं जानता हूं IRMS जो होता है वो VRMS/Z के बराबर आता है, VRMS/Z के बराबर आता
आता है इतना मैं जानता हूं। अब मुझे z की वैल्यू पता होनी चाहिए इसको अगर मुझे हल करना है तो z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू जो आती है यहां पर जो z होगा वो xc के बराबर होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं Vrms बटे xc, Vrms बटे xc। मुझे चाहिए xc की वैल्यू, xc की वैल्यू कितनी आएगी, xc की वैल्यू आएगी, xc की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मुझे 1/2 पाई f इंटू सी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहां से मैं इसको हल कर लेता हूं या डायरेक्ट उसी फॉर्मूला लग देता हूं। मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा Irms बराबर Vrms बटे 1/, ये तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा Vrms इंटू 2 पाई एफ सी। ये हमारे पास सारे हमारे पास वैल्यू मिल गई। हमें पाई का नहीं दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। Vrms दिया है 200 और हमें दिया है 2, पाई है 3.14 और f है 50 और c है 40। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अंदर समय देना पड़ेगा। समय अगर कैलकुलेट दोगे तो 2.5 एम्पियर इसका, लगभग 2.5 एम्पियर इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इतना आप कर सकते हैं। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्ती गति करने वाले किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर होता है, कितना भाई कितना कलांतर होता है, यह हमें देखना है, फेज डिफरेंस बताना है। आप जानते हो कि a जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होता है। आप इससे देख के सारे सीधे सीधे बता सकते हो कि इसके बीच का जो कलांतर होगा वो कितना होगा, पाई के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर मान लूं x जो है वो a sin ओमेगा t के बराबर है, यही होती है मेरा सरल आवर्त गति का व्यंजक, यही होता है, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उसके अंदर। तो अगर इसको मैं 2 बार अगर इसका मैं अवकलन कर दूं तो मुझे मिलेगा d2x बटे dt2 बराबर माइनस a साइन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर ऐसा है, ये मुझे मिल गया है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच में जो कलांतर है वो कितना आ रहा है, पाई का कलांतर आ रहा है। आप सीधे सीधे इससे ही बता सकते थे, आपका समय बच जाता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा कितनी, चलो तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी, प्रकाश विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। क्या बताना है, कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी देहली आवृत्ति जो है वो कितनी है, वो है f0, वो है कितनी है f0, f0 है। अच्छा, इससे देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश हमने उसके ऊपर डाला था, तो कितना आया था, 1/1.5 f0। ठीक है, इतना आ गया था हमारे पास। अच्छा, और यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता को दुगनी कर दिया जाए, आवृत्ति को आधी मतलब इतना था अभी f1 को, और अब जो हम निकाल रहे हैं, मानते हैं अब जो हम जितनी आवृत्ति वाली उसको दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, वो f1/2 के बराबर है, यानी कि 1.5 बटे 2 के बराबर, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.75 बटे f0, 0.75 f0 के बराबर आ जाएगा, 0.75 f0 के बराबर आ जाएगा। और आप देखोगे ये जो आवृत्ति आई है, अब जो आवृत्ति का प्रकाश हम डाल रहे हैं इसके ऊपर जो आपतन करता है, वो प्रकाश जो है वो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला है, तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कितनी कोई भी विद्युत धारा नहीं होगी इसके अंदर। तो इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 0। ये हमारा आंसर इसके अंदर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l को कोई तार किसी स्थायी टैंक से लटका है। ठीक है, इस तार के मुक्त सिरे को किसी द्रव्यमान m को निलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है, तो यंग गुणांक के एक व्यंजक क्या होगा। यंग गुणांक का व्यंजक निकालना है। हम जानते हैं यंग गुणांक जो होता है वो y बराबर कितना आता है हमारे पास, f बटे a बटे डेल्टा l बटे l, है ना, ये हमारे पास आ जाता है, डेल्टा l बटे l आ जाता है। तो f कितना हो जाएगा यहाँ पे, f तो हो जाएगा mg हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बटे a बटे डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल मतलब कितना इसके अंदर चेंज आया, लंबाई में कितना इसका परिवर्तन आया, तो L1 हो गई है L से, तो L1 माइनस L इसमें बदलाव आ जाएगा। और पहले कितनी लंबाई थी, L थी, इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, mgl बटे
L1 माइनस एल इंटू ए। ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसा दिख रहा है जो कि हमारा जवाब है, यही हमारा सही जवाब है। एक और आसान सवाल। अच्छा 37, कोई किरण लघु प्रिज्म कोण ए के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण आई पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबवत निर्गत होती है। ठीक है, यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण बताना है आपको, लगभग कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक प्रिज्म है हमारे पास जिसका कोण जो है वो बहुत छोटा है, हम मान लेते हैं ये छोटा सा प्रिज्म है हमारे पास जिसका एंगल है ये है ए। इससे हमारे पास कैसे आ रही है, कितने एंगल से आ रही है? आई से आ रही है हमारे पास। कोई रेखा हमारे पास आई पर आ रही है इस प्रकार से। ठीक है, और ये ऐसे सीधी निकल जाती है, यहां से आती है और सीधी 90 डिग्री पर आके निकल जाती है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि ये अगर आई है, कितना है? आई बोला है ना, ये हमें बोला है आई बोला है, बिल्कुल आई बोला है। और ये अगर आई R1 है, ठीक है, तो कितना होगा इनमें फॉर्मूले से हमें बताना है। हम जानते हैं कि अगर इस पृष्ठ की बात करते हैं, हम इस पृष्ठ की बात करें तो इसका अगर मैं बोलता हूं कि म्यू इसका अपवर्तनांक है तो मैं बोलूंगा कि 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। हाँ के ना, ये बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं ना ये। तो साइन आई किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? साइन आई आ जाएगा मेरे पास म्यू इंटू साइन R1 के बराबर। हाँ, इसको हम रख लेते हैं अभी संभाल के, इसको हमने संभाल के रख लिया, काम ले लेंगे हम अभी। अब देखो आप जानते हो ए जो होता है ना, ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर आता है हमारा पास। ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर आता है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है इससे और निकल जाती है तो R2 तो जीरो हो गया। यहां पे क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ये R2 जो है ये जीरो है, यहां पे R2 क्या है? जीरो है। अगर R2 जीरो है तो आप जानते हो A जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? R1 के बराबर आ जाएगा। A R1 के बराबर आ गया, आपको यहां पे रख दो उसको। तो साइन आई किसके बराबर आ गया? साइन आई आ गया मेरे पास म्यू साइन ए के बराबर, म्यू साइन ए के बराबर। और क्योंकि ये छोटे छोटे एंगल हैं, कौन से कैसे एंगल है? छोटे छोटे एंगल हैं, तो हम बोल सकते हैं आई जो है वो म्यू ए के बराबर होगा। आई जो है वो म्यू ए के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन समझिए हमारा सही है, आई बराबर म्यू ए। ऑप्शन नंबर ए की सही आपका जवाब है। ये आपने कर लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कण जिसका स्थिति सदिश 2 के कैप मीटर है पर जब मूल बिंदु के परित 3 जगह न्यूटन कोई उसका बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण ज्ञात करना है, आप पहले ये बना लो। बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, इधर आई, इधर जे, इधर के। ठीक है, अच्छा बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। क्या बोलते हैं? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ बोला जाता है। हाँ, आर दिया है हमें, कितना दिया है? आर दिया है हमें 3 जे कैप। आर दिया ना, 3 जे कैप। आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है ना। हाँ, कहां थे? किसी कण जिसका स्थिति से 2 के कैप मीटर है पर उसकी मूल बिंदु के परित 3 जे कैप न्यूटन का कोई बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। तो हमें दिया सीधे आर कैप बराबर कितना दिया है? आर कैप बराबर कितना दिया है? हम कहां पहुंच गए? हमारा पेन चला गया है, हमारा पेन हमें चाहिए होगा वापस। हाँ, पेन दे दो। हाँ, आर कैप हमें कितना दिया है? आर कैप दिया है हमको कितना? 2 के। हमें लाल पसंद नहीं है कलर, हम अच्छा है तो हमसे पूछा है कि बल आघूर्ण कितना होगा। बल आघूर्ण निकाल लेते हैं, बल आघूर्ण का फॉर्मूला पता। सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना था, सदिश गुणनफल करना था उसका। आगे बोला यंग के द्वितीय प्रयोग में यदि कला संबंध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधार तथा पर्दे का कला संबंध स्रोतों की दूरी का 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हमको बताना है। कुछ बदलाव किए हैं हमने इसके अंदर, तो हमें फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमको बताना है। ये देखते हैं। हम जानते हैं बीटा जो होता है, बीटा किसके बराबर होता है? बीटा जो होता है वो लैम्डा डी के बराबर, लैम्डा डी बटे स्मॉल डी के बराबर होता है, ये हमें मिलता है। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि डी को इसने कितना कर दिया है? डी को इसने 2 गुना कर दिया है। इसमें डी को कितना कर दिया है? 2 गुना। और छोटे डी को कितना कर दिया है? छोटे डी को कितना कर दिया है? आधा। तो डी बटे 2। अब जो हमारे पास बीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा? बीटा डैश बराबर लैम्डा 2 डी बटे 2 यानी कि 4
लेमडा बड़ा डी बटा डी, तो कितना आ जाएगा 4 बीटा, यानी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 4 गुनी ऑप्शन हो गई? हमारे पास है, पहला नंबर का ऑप्शन है जो कि बोल रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, यही हमारा सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10 की पावर -20 जूल है, इलेक्ट्रॉन में ये मान क्या होगा? इससे आसान सवाल पूछ सकता है, कैसा लग रहा है कि बायो का सवाल है, लेकिन ये बायो का सवाल नहीं है, ये बायो का सवाल नहीं है, ये है फिजिक्स सवाल। इसमें पूछा है कि 10 की पावर -20 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, सिर्फ आपसे ये पूछा है। आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर ऐसा होता है तो 1 जूल में कितना होगा, 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? 1/1.6 इंटू 10 की घात -19 और 10 की घात -20 में कितना होगा? 10 की घात -20 में कितना होगा? 10 की घात -20 गुणा 1/1.6 इंटू 10 की घात -19, ये बचेगा आपके पास। आप इसको हल करोगे तो हल करके आपको मिलेगा 0.06, यही आपका सही जवाब है। जिन लोगों ने कर दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब यूरेनियम में किसी समस्थानिक 19 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो क्रिप्टन 36 क्रिप्टन 79 और 3 न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाली नाभिक है, तो इनके साथ क्या निकलने वाला, कौन सा नाभिक निकलता है? ये तो रिएक्शन है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। अगर रिएक्शन आपको याद है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बेरियम है, और नहीं भी याद है तो आप बोल सकते हो कि इसके 56 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 36 92 के बराबर आना चाहिए। आप इसको ऐड करके देख सकते हो। अगर आपने ऐड करके देखा है तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये 56 मैच करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, सिर्फ बेरियम मैच करेगा, तो ये सही जवाब है इसका। लेकिन अगर आपको ये व्यंजक याद है तो आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बिना समय व्यर्थ के आसान इसका आंसर लगा सकते थे। उपेक्षीय द्रव्यमान का 1 मीटर लंबाई किसी दृढ़ छड़ के 2 सिरों से 5 केजी तथा 10 केजी द्रव्यमान के 2 कण जुड़े हैं। 5 केजी कण के इस निकाय से सांहति केंद्र की दूरी लगभग कितनी होगी? अच्छा, हमें दिया हुआ है कि ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु पर कितना रखा है, 5 केजी है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर 10 केजी है। एक छड़ से जुड़े हैं, 1 मीटर की छड़ से जुड़े हैं। ये जो छड़ है उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल कम द्रव्यमान है उसका, हम मान लेते हैं ऐसा। तो इनका जो सांहति केंद्र होगा वो 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 बटे 5 प्लस 10, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है इसको। फिर एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ये सांहति केंद्र पर अगर इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है तो आप सोचो एंटी ने क्या सोच के पेपर बनाया होगा कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना है। तो 10/15 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.67 मीटर, यानी कि 67 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही स्कोरिंग सवाल था ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबित आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा कितनी होगी? इससे अच्छा आसान सवाल क्या हो सकता है? तो बच्चा भी कर सकता है। इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको नई फॉर्मूले भी नहीं याद है इसके अंदर तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बोला है कि 20 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में 20 वाट के औसत फ्लक्स गिर रहा है, और तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना गिर जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 400 वाट, यानी कि 400 जूल प्रति सेकंड, 400 जूल प्रति सेकंड, हाँ के ना? ये मिल गया आपको। आपको बताना है कि 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में करने के लिए कितना होगा आपको? 400 इंटू 60, इसको 60 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 24,000। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? 24 इंटू 10 की घात 3 जूल, ये आपका पहला ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर भी है। सबसे आसान सवाल यही था मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। तो किसी पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या होता है? किसी अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या होता है? केवल पार्श्व दिशिक बायस ही हो सकता है। अगर आप अग्रदिशिक धारा में वृद्धि करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल अग्रदिशिक बारण ये नहीं होता, अग्रदिशिक बारण में बिल्कुल पतली सी होती है वो चौड़ाई। अग्रदिशिक और पार्श्व दोनों बायस ये हो ही नहीं सकता। तो आंसर नंबर 4 ही हमारा है। अगर केवल पार्श्व दिशिक बायस ही हम करते हैं, रिवर्स बायस ही करते हैं, तो ही जो चौड़ाई होती है उसकी बढ़ जाती है, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है, और किसी केस में नहीं बढ़ती है। सेकंड देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं मतलब सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल में 10 ओम के प्रतिरोध तो उस बिंदु को संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की
वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। हमें पता करना है कि इसमें कितनी लंबाई में 1 ओम का रेजिस्टेंस आने वाला है। हमें क्या दिया है, इसको हम फिगर में बनाने की कोशिश करते हैं। हमें दिया है कि ये हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, और ये जो इस मीटर ब्रिज को काट रहे हैं वो इस प्रकार से काट रहे हैं, ये x है और ये x है और ये 10 है, ठीक है। ये इसको, इस लंबाई को 3 और 2 के अनुपात में काट रहे हैं। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर कि 2x जो होगा वो 10 इंटू 3 के बराबर होगा। यहां पर x जो मिल जाएगा मुझे 15 ओम के बराबर मिल जाएगा। तो ये जो तार है, जो नीचे वाला तार है, इसकी इसका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 15 ओम के बराबर। इसका कुल प्रतिरोध कितने बराबर है, 15 ओम के बराबर है। तो 15 ओम 1.5 मीटर के अंदर फैला हुआ है। तो 1 ओम कितने में आएगा, 1 ओम कितने में आएगा, 1.5/15, 1.5/15 यानी कि 1/10, यानी कि 10 की घात -1, 10 की घात -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा 4 है, 1 इंटू 10 की घात -1, इसको हम लिख सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन। इसके आगे तो अब शायद आपके पास क्वेश्चन थे नहीं, फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन ही आते हैं ना। हाँ, तो ये हमने डिस्कशन किया आज नीट का पेपर 2020 का, जो कि हिंदी में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आपको पेपर आपने हिंदी में दिया है तो सोल्यूशन भी हिंदी में मिलना चाहिए था, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। तो जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया, आपको पूरे के पूरे सवाल मैंने हिंदी में हल कराए। मैं आशा करता हूं कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छे आपका नंबर आने वाले हैं और आप सभी इसी साल सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और पूरी ईटूस टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलता रहूंगा, अभी के लिए थैंक यू।